और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज प्लेज। दो चीजें लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताई थी, दैट इफ द एसेट्स आर मूवेबल एंड देन द टू थिंग्स, कि अगर उसका पोजेशन डिफाइन करेगा कि क्या वो हाइपोथिकेशन है या वो प्लेज है. सो इन द केस ऑफ प्लेज वी से द ओनरशिप इज विद द ओनर और द बोरोवर, प्लस अगर हम बात करें उसका पोजेशन का, तो पोजेशन विल रिमेन विद द लेंडर. लेंडर मीन्स, अगर हम इजी उसको वे आउट में बात करें तो बैंक कह सकते हैं. सो अगर जो भी बोरो कर रहा है, जिसको हम बोरोवर कहते हैं, वो एज अ सिक्योरिटी कोई ऐसा एसेट दे जो कि मूवेबल है और उसकी जो ओनरशिप है वो बोरोवर के पास है, लेकिन उसका जो पोजेशन है, जो फिजिकल पोजेशन है या कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है, वो बोरोवर के पास नहीं है, बल्कि वो लेंडर के पास मौजूद है या बैंक के पास मौजूद है. ठीक है. सो अगर इसको डिफाइन करें, प्लेज इज अ बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस. प्लेज क्या है? प्लेज बेसिकली एक ऐसी कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऐसा बेलमेंट. बेलमेंट कहते हैं कि जब आप कोई अपनी एक बेलमेंट इज बेसिकली एन एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आप अपनी चीजें एज अ सिक्योरिटी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी दूसरे को देते हैं, और अगर वो पर्पस पूरा हो जाता है, then the other institution is bound to give those assets or those products back to you. हाँ, अगर वो पर्पस फुलफिल नहीं होता, कोई एग्रीमेंट ब्रीच हो जाता है या फुलफिल नहीं हो पाता, तो ऐसी सूरत में उन चीजों को बेचा जा सकता है. ठीक है. जैसे हम बेलमेंट एग्रीमेंट में सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, लॉकर फैसिलिटी भी देता है बैंक. जैसे आप बैंक में जाते हैं और अपनी जो भी बिलोंगिंग्स हैं, गोल्ड हो सकता है, तो जो भी चीज आप रखना चाहें लॉकर में, तो आप बैंक में वो चीजें रखते हैं एज अ सेफ कीपिंग, और जब आप चाहें उसको वापस ले सकते हैं. सो बैंक का उसके अपने पास रखना, दैट इज द ओनली थिंग, कि वो सेफ कीपिंग के लिए रख रहा है. बैंक उन चीजों को ना तो यूज कर सकता है और ना ही आपको वापस देने से इनकार कर सकता है, अगर आप उसके चार्जेस पे कर रहे हैं, अगर आप उसकी टर्म्स जो है, टर्म्स एंड कंडीशन वो फुलफिल कर रहे हैं. ठीक है. सो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जब आप चीजें अपनी वापस मांगेंगे, बैंक इज बाउंड टू गिव यू दोज थिंग्स बैक. सो ये होता है पेमेंट. इसी तरीके से जब हम प्लेज की बात करते हैं, तो प्लेज में कुछ सिक्योरिटी के तौर पे जो इसे दिया जा रहा है, वो बैंक अपने पास सिर्फ सेफ कीपिंग के लिए रखता है या अपने आप को सिक्योर करने के लिए रखता है. बैंक कैन नॉट यूज दोज प्रोडक्ट्स, ना ही वो आगे किसी और को लेंड कर सकता है. अगर टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी हो गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है, एग्रीमेंट पूरा हो गया है, तो बैंक वो चीजें वापस कर देगा या लेंडर वो चीजें वापस कर देगा. और इन केस वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता, देन द बैंक और द लेंडर हैज द राइट, और वो राइट भी डिवेलप करना पड़ेगा एक डॉक्यूमेंट से, जिसे लेटर ऑफ प्लेज कहेंगे. जैसे प्रीवियस में लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन किया था, यहाँ पे लेटर ऑफ प्लेज होगा कि बोरोवर साइन करेगा कि यस, अगर मैं आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट जो भी एग्रीमेंट है वो वापस नहीं करता पैसे, तो आपका राइट है, आप मेरी चीजें बेच सकते हैं. इन अदर केस अगर ये डॉक्यूमेंट भी नहीं है, तो फिर बैंक कोई भी चीज बेच भी नहीं सकता. ठीक है. सो बेलमेंट क्या है? बेलमेंट मीन्स डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द गुड्स शैल, व्हेन पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, बी रिटर्न्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस. सो सिंपली बेलमेंट एक क्या है? एक ऐसा एग्रीमेंट है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर सर्टन प्रोडक्ट्स या सर्टन एसेट एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जा रहा है. अगर वो पर्पस फुलफिल हो जाता है, तो एट द एंड ऑफ द टाइम वो जो एसेट है वो वापस दे दिया जाएगा, और अगर वो पर्पस फुलफिल नहीं होता, तो फिर सिचुएशन वेरी कर सकती है उस एग्रीमेंट के मुताबिक. जो एग्रीमेंट किया गया था वो यही किया गया होगा कि अगर आप पैसे वापस नहीं करेंगे, तो हम इस एसेट को बेच के अपने पैसे रिकवर कर लेंगे. ठीक है. सो ये है प्लेज. अब प्लेज के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है, दो पॉइंट्स है. द फर्स्ट पॉइंट इज that the asset which is being given as a security is a movable asset, number one. Number two, the possession of the asset will remain with the lender.
विद रिमेन विद द लेंडर, जिसने लोन दिया है। ठीक है, इसमें मैं आपको एक डिटेल्ड एग्जांपल बताता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। एक जो शुगर मिल होती है, मैंने आपको हाइपोथिकेशन में टेक्सटाइल मिल की एग्जांपल दी थी कॉटन बेल्स खरीदने के लिए, यहाँ पे मैं आपको शुगर मिल की एग्जांपल दे रहा हूँ। एक शुगर मिल, आपने लेट से बाबा फरीद शुगर मिल का शायद नाम सुना होगा, या पत्तों की शुगर मिल का नाम सुना होगा, नवाज शुगर मिल का नाम सुना होगा, कोई भी शुगर मिल लेना। शुगर मिल का जो पूरा सीजन होता है शुगर मैन्युफैक्चर करने का, दैट स्टार्ट फ्रॉम ऑलमोस्ट नवंबर एंड एंड्स मैक्सिमम टिल मार्च। मतलब जो शुगर केन अवेलेबल होता है वो इसी टाइम पे अवेलेबल होता है। कुछ शुगर मिल्स ऐसी होती हैं जो बीट रूट से भी बनाती हैं, सो वो एक आधा एक्सटेंड कर लेती हैं। अदरवाइज एक नॉर्मल शुगर केन का जो सीजन होता है वो नवंबर से लेके फेब्रवरी एंड तक या मार्च एंड तक ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। बाकी पूरा साल जो है वो शुगर मिल बन जाती है, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है शुगर केन की। सो ऐसी सूरत में जब शुगर मिल स्टार्ट करती है काम नवंबर में, तो वो अपने पैसों से शुगर केन खरीदती है और उससे चीनी बनाने की जो पूरा प्रोसेस है वो करती है। सो उसको क्रश करती है शुगर केन को, उससे जूस निकलता है, उसको बॉईल करते हैं, उसे केमिकल मिलाते हैं, चीनी बनती है, एंड एंड पे वो शुगर बैग में पैक हो जाती है। अब 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, यही सारा प्रोसेस चलता रहता है कि कंपनी पैसे लगा रही है, शुगर केन खरीद रही है, खरीदने के बाद उसको प्रोसेस कर रही है और उसको चीनी बना रही है। अब कंपनी के पास, नॉर्मली शुगर मिल्स के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने पूरे सीजन में, यानी कि नवंबर से लेकर जो मार्च है, वो डेली बेसिस पे शुगर केन खरीदे और उससे चीनी बनाए। ऑब्वियसली एक लिमिट है। लेट्स से पत्तों की शुगर मिल की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं रफली, तो एक दिन में 10 to 11 मिलियन जो है वो शुगर केन क्रश करते हैं फॉर एग्जांपल। अब 1 करोड़ का अगर वो शुगर केन डेली बेसिस पे क्रश कर रहे हैं, तो उन 10, 12, 15 दिन तक वो अपना पैसा यूज करते हैं, उसके बाद दे एंड अप विद द मनी। सो द नेक्स्ट सोल्यूशन इज, या तो फैक्ट्री को बंद कर दे क्योंकि पैसे खत्म हो गए, शुगर केन नहीं खरीदा जा सकता, या फिर वो चीनी को इमीडिएटली बेचते जाए और बेच के पैसा ले और उससे शुगर केन ले। दो ऑप्शन हो गए। और तीसरा ऑप्शन ये है कि वो चीनी को सिक्योरिटी के तौर पे दे दे और बैंक से लोन ले ले। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन बन रही है कि कंपनी ने कुछ अरसा पैसा अपना लगाया, जिससे एक प्रोडक्ट बनाई जिसको हम शुगर कह रहे हैं। फिर वो शुगर अगर मार्केट में बिकती है तो फिर पैसा आ जाता है, वो पैसे से शुगर केन खरीदा जा रहा है, एक प्रोसेस चल रहा है। लेकिन अगर कोई शुगर मिल अभी मार्केट में बेचना नहीं चाहती, बिकॉज मार्केट में जब क्रशिंग हो रही होती है, जब चीनी बन रही होती है, तो प्राइस कम होती है। कंपनी ये चाहती है कि हम इसको, जब क्रशिंग सीजन खत्म हो जाएगा, जब मार्केट में चीनी की सप्लाई कम होना शुरू होगी, हम तब बेचें ताकि ज्यादा पैसा मिल सके। सो बैंक इस जो मिल है वो इस ऑप्शन पे चली जाती है कि हम ये जो शुगर है इसको बैंक को या लेंडर को एज ए सिक्योरिटी दे दें, और बैंक से या लेंडर से पैसा जो है इस सिक्योरिटी के बदले क्रेडिट लेना शुरू कर दें, उधार लेना शुरू कर दें। ठीक है, तो बैंक ये सर्विस प्रोवाइड करता है। ऐसी सूरत में अगर वो शुगर बैग्स का जो पोजेशन है, ओनरशिप तो ऑब्वियसली शुगर फैक्ट्री की होगी, लेकिन उसका अगर पोजेशन है वो बैंक के पास चला जाता है। ठीक है, ऐसी सिक्योरिटी को हम लेज कहते हैं। अब बैंक को ये डाउट है कि अगर हम हाइपोथिकेशन पे देंगे तो किसी भी टाइम जो शुगर मिल है, जो फैक्ट्री है, वो चीनी को बेच देगी और हम उसके बाद क्या अपने पास सिक्योरिटी रखेंगे। सो नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में बैंक या लेंडर जो है वो प्लेज की तरफ जाता है कि आप पोजेशन जो है वो बैंक को देंगे ताकि आप उस चीनी को या उस शुगर को बेच ना सकें। सो ये पूरा जो अरेंजमेंट है, वी कॉल इट एज प्लेज। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? इसमें कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लें। एक क्वेश्चन जो आपके जहन में आना चाहिए वो आप नहीं पूछ रहे, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट,
कि बैंक, मैंने आपको बताया कि प्लेज के अंदर शुगर बैग की जैसे एग्जांपल दी, इसका पोजेशन बैंक के पास चला जाएगा, तो बैंक इतनी सारी चीनी रखेगा कहाँ पे? ठीक है, सो यहाँ पे पोजेशन के हवाले से फिर दो बातें आती हैं। एक होता है फिजिकल पोजेशन, एक होता है कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। फिजिकल पोजेशन का मतलब ये है कि वो चीज बैंक के पास फिजिकली आती है। जैसे अगर हम लोन लें और बैंक को गोल्ड दे दें फॉर एग्जांपल एज अ सिक्योरिटी, तो बैंक वो गोल्ड एक्चुअल में अपनी वॉल्ट में रखता है, उसका फिजिकल पोजेशन जाता है बैंक के पास। सो ये फिजिकल पोजेशन की एक एग्जांपल है। इसी तरह प्राइस बॉन्ड के अगेंस्ट लोन ले लिया, या ट्रेजरी बिल के अगेंस्ट लोन ले लिया, या किसी भी ऐसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन जो बैंक में फिजिकली जाती है, इसको भी हम प्लेज कहेंगे। और दूसरा जो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है, ऐसी सूरत में वो फिजिकली बैंक के पास नहीं आती। जैसे चीनी की बात हम कर रहे हैं, जैसे शुगर की बात कर रहे हैं, शुगर बैग्स एक एक 1.5-2 लाख शुगर बैग्स बैंक तो नहीं रख सकता। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बैंक रिक्वायर के जो भी बैग्स हैं वो फैक्ट्री में ही रखे जाएंगे। वो जो बोरोवर है वो अपने पास ही रखेगा एक सेपरेट जगह पे, और वो जगह लॉक एंड की होगी, लॉक एंड की के साथ होगी, मतलब वो बाउंड्री होगी, उसके ऊपर दरवाजा होगा, वो लॉक होगा, और उस लॉक की जो कीज है वो बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के पास होंगी, जिसको हम टेक्निकली मुकद्दम कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। कि वो चीजें गोडाउन में तो बैंक के ही है, सॉरी फैक्ट्री के ही हैं, या शुगर मिल के ही हैं, या बोरोवर के ही हैं, लेकिन उसके ऊपर जो लॉक एंड की है वो बैंक की है। सो बैंक का नुमाइंदा, जिसको मुकद्दम कह रहे हैं हम, वो वहां बैठा होगा हर टाइम। वो तब तक बोरोवर को वो चीनी या शुगर बैग निकालने नहीं देगा जब तक कि बैंक उसको नहीं कहेगा, बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बैंक। सो बैंक जब तक उसको नहीं कहेगा कि बोरोवर को इतनी चीनी दे दे, तब तक कोई भी चीनी वहां से नहीं निकल सकती। और बैंक सिर्फ तब कहेगा, या लेंडर सिर्फ तब कहेगा, जब बोरोवर अपना पैसा जो लोन उसने लिया है वो वापस करता जाएगा। सो जब भी चीनी बेचनी होगी, पहले बोरोवर कोई पैसे देगा बैंक को, जितने पैसे देगा उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन की जाएगी कि कितनी शुगर बनती है, और वो शुगर बैंक जो है वो मुकद्दम को इन्फॉर्म करेगा कि इतने शुगर बैग्स निकालने की इजाजत दे दी जाए। वो मुकद्दम फिर उतने शुगर बैग्स तक खुद मॉनिटर करते हुए उतने शुगर बैग्स निकालेगा, और बाकी अगेन लॉक एंड की में चला जाएगा। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज द कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। अलबत्ता इसको भी प्लेज कहा जाता है। सो अब प्लेज को अगर मैं समराइज करूं कि ऑनरशिप रिमेन्स विद द ओनर, विद द फैक्ट्री और विद द बोरवर, but the possession, either constructive or physical, it remains with the lender or the bank. This kind of a security arrangement is called pledge. अब कुछ एसेंशियल्स हैं इसी तरीके से, जैसे हमने बात की थी हाइपोथिकेशन की। ये अब आपको कंपैरेटिवली जल्दी समझ आ जाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी हाइपोथिकेशन पढ़ चुके हैं। When possession of the good is physically transferred from the borrower to the lender, possession is said to be the actual, जिसको हम फिजिकल कह रहे हैं। कि अगर फिजिकली पोजेशन जो है एसेट का वो बैंक के पास से लेंडर के पास आ गया है, तो दैट इज एक्चुअल पोजेशन। और अगर ऐसा नहीं है, when the keys of the warehouse in which the goods are stored are handed over by the borrower to the lender, or legal documents title relating to the goods are delivered duly endorsed if necessary, possession is then said to be symbolic or constructive. So अगर फिजिकली तो जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी एसेट है, वो बोरवर के पास ही मौजूद है, लेकिन बोरवर के पास वहां जाने का इख्तियार नहीं है, बल्कि वो उसके ऊपर एक गार्ड बैठा है, या मुकद्दम बैठा है, या बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बैठा है, और वो चीजें जो है बेसिकली वो लेंडर की कस्टडी में मौजूद है। पोजेशन फिजिकली अगर बात करें तो वो शुगर मिल के अंदर ही मौजूद था, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, बोरवर के पास ही, बोरवर की प्रेमिसेस में ही था, लेकिन उसके ऊपर जो राइट है, जो आप समझ लें कि उसके लॉक एंड की है, दैट इज विद द बैंक ऑफिशियल। सो ऐसे पोजेशन को या ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, या कंस्ट्रक्टिव प्लेज, या सिंबॉलिक प्लेज।
अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्लेज देते हुए भी हमें चेक करनी है, ताकि हम अपना बीइंग लेंडर अपना राइट जो है उसको सेफ गार्ड कर सके। सबसे पहले वही चीज के जो भी चीजें हम एज अ सिक्योरिटी ले रहे हैं, एज अ प्लेज ले रहे हैं, वो किसकी ओनरशिप में। अगर वो बोरोवर की ओनरशिप में ही नहीं है तो फिर उसको एज अ सिक्योरिटी लेने का कोई फायदा नहीं। सो द फर्स्ट थिंग दैट एनी लेंडर विल नोटिस व्हाइल टेकिंग द सिक्योरिटी ऑफ एन एसेट इज कि उसकी ओनरशिप बोरोवर की ही होनी चाहिए। देन सेकेंड पॉइंट, जब भी आप कोई चीजें एज अ प्लेज ले रहे हैं तो ये इंश्योर करना है कि वो चीजें खराब ना हो। मतलब वो आपको सिक्योरिटी के तौर पे जो दे रहा है वो डेड स्टॉक तो नहीं है, वो एक्सपायर्ड स्टॉक तो नहीं है, वो कोई पेरिशेबल आइटम तो नहीं है जो 2-3 दिन बाद खराब हो जाएगी, या कोई डेंजरस आइटम तो नहीं है, आग लगने वाली आइटम तो नहीं है। सो ऐसी तमाम चीजें जब भी आप ऑब्वियसली जब उसकी सिक्योर जब पोजेशन बोरोवर के पास था तो वो बोरोवर की जिम्मेदारी थी, लेकिन जब पोजेशन बैंक के पास आ रहा है या लेंडर के पास आ रहा है तो फिर उसकी सेफ कीपिंग और उसकी सारी हिफाजत की जिम्मेदारी भी बैंक के पास या लेंडर के पास ट्रांसफर हो गई। सो द बैंक और द लेंडर नीड्स टू बी वेरी विजिलेंट कि जो भी एसेट के तौर पे चीजें या प्लेज के तौर पे चीजें दी जा रही हैं, दोज प्रोडक्ट शुड नॉट बी आउटडेटेड और एक्सपायर्ड और पेरिशेबल आइटम्स। फिर उसकी क्वालिटी की बात आ जाती है कि अब अगर मैं शुगर की बात करूं तो शुगर की बहुत सी क्वालिटीज हैं। एक सस्ती भी है, मतलब बहुत बारीक जो दाना होता है, या फिर उसके बाद इसी तरह डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। आप राइस की बात कर लें तो राइस के बहुत से वेरिएंट्स हैं, कॉटन की बात कर लें तो कॉटन के बहुत से वेरिएंट्स हैं। सो इसी तरह जो सिक्योरिटी के तौर पे चीज दी जा रही है उसकी वैल्यू असेस करना, उसकी क्वालिटी असेस भी बैंक को करनी चाहिए या लेंडर को करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक ही रेट नहीं हो सकता। अब बैंक क्योंकि उसके ऊपर बहुत स्पेशलाइज नहीं है, बैंक को तो नहीं पता कि कॉटन की कितनी टाइप्स होती हैं, या बैंकर को तो नहीं पता कि शुगर की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, क्वालिटीज हो सकती हैं। तो ऐसी सूरत में एक थर्ड पार्टी से हेल्प ली जा सकती है और एवेल्युएशन करवाई जा सकती है उस पूरे एसेट की। देन वेयर द गुड्स आर पैक्ड इन कंटेनर्स सच एज ड्रम्स एंड बैग्स, मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पे वो चीज जो सिक्योरिटी आपको दी जा रही है वो पैक्ड है, तो आप और अब आप सारी चीजों को अनपैक नहीं कर सकते, तो रैंडमली सैम्पलिंग के बेस पे आप चेक करेंगे जो भी एसेट आपको एज अ प्लेज दिया जा रहा है कि क्या ये वही है जिसके बारे में बताया गया था, या उसकी क्वालिटी असेस करने के लिए। सो रैंडमली सैम्पलिंग बेसिस के ऊपर उन सारी चीजों को इंस्पेक्ट भी किया जाएगा। Then ensure wherever possible that the bank has exclusive possession and control of the pledged goods. Again the same thing कि अगर एक ही बैंक की फाइनेंसिंग है तो वो सारा स्टॉक आपके पास प्लेज में होगा, पोजेशन में होगा, लेंडर की पोजेशन में होगा। बट अगर एक ही एसेट के ऊपर 2 या 4 मुख्तलिफ लेंडर्स की फाइनेंसिंग है तो अब जब वो बिकने की बारी आएगी तो फिर हर बैंक अपना राइट उसके ऊपर सामने ले आएगा। अगर लेट से 1 लाख शुगर बैग्स हैं जो सिर्फ आपके बैंक के पास है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर बोरोवर पे नहीं करता तो आप उन शुगर बैग्स को या उन एसेट को बेचें और अपना पैसा रिकवर कर लें। लेकिन अगर वही शुगर बैग 4 मुख्तलिफ बैंकों को सिक्योरिटी के तौर पे दिए गए हैं तो फिर ऐसी सूरत में जब कस्टमर डिफॉल्ट करेगा, बोरोवर डिफॉल्ट करेगा, तो वो सब बैंक्स साइमल्टेनियसली अपना पैसा रिकवर करने की कोशिश करेंगे। सो इस सिचुएशन से बचने के लिए द रिक्वायर्ड थिंग इज कि जो भी एसेट आपको दिया जा रहा है जो एज प्लेज के अंदर या सिक्योरिटी के अंदर, वहां पे आपका गार्ड मौजूद होना चाहिए, और वहां पे वेयर हाउस के बाहर आपके बैंक का नाम लिखा होना चाहिए दैट दीज प्रोडक्ट्स दीज कमोडिटीज आर प्लेज्ड विद सो एंड सो बैंक। ठीक है, ताकि कोई भी नया बैंक जब विजिट करने आए तो उसको पता हो कि ये स्टॉक तो ऑलरेडी प्लेज के तौर पे किसी और बैंक को दिया जा चुका है, सो उस बैंक के ऊपर दोबारा से प्लेज ना लिया जा सके। ठीक है जी, ये आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट थिंग इज द गुड शुड बी ड्यूली इंश्योर्ड विद इंश्योरेंस। ऑब्वियसली अगर किसी चीज को आग लग गई या कोई चीज वेस्ट हो गई, जाया हो गई, तो बैंक पैसा कहाँ से रिकवर करेगा? और ना सिर्फ बैंक बल्कि कस्टमर भी केस कर देगा कि हमारी चीजें खराब कर दी गई, क्योंकि वो तो बैंक की कस्टडी में थी, बैंक के पोजेशन में थी। तो ऐसी सूरत में इंश्योरेंस इज ऑल्सो मैंडेटरी। अब वो इंश्योरेंस का प्रोसेस सेम है, वो सारे पैरल्स जैसे थेफ्ट का था, फायर का था, एयरक्राफ्ट डैमेज का था, फ्लड का था, रोबरी का था, वो सारे पैरल्स कवर करवाए जाएंगे। उसकी
पैसे जो है जो प्रीमियम है वो पे किया जाएगा, और प्रीमियम पेमेंट जो रसीदें हैं, जो प्रीमियम पेमेंट रिसीट्स हैं, उनको भी रिकॉर्ड किया जाएगा, एक सेपरेटली मेंटेन किया जाएगा. Policy should incorporate the bank mortgage clause. Expiry dates of such policies should be diarized. बैंक मॉर्गेज क्लोज का मतलब ये है कि बैंक का उसके ऊपर राइट मेंटेन्ड है. एक इंश्योरेंस तो सिंपल है ना कि अगर ये चीज खराब हो गई तो इसका क्लेम मिलेगा, तो वो तो उसी को मिलेगा जिसने इंश्योरेंस करवाई होगी, और इंश्योरेंस करवाना जो ड्यूटी है वो बोरवर की है. कि अब चाहे वो सिक्योरिटी बैंक के पोजीशन में है, वो बोरवर के पोजीशन में है, वो कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में है, वो जैसे भी है, इंश्योरेंस की जिम्मेदारी बोरवर की होती है. ठीक है. सो उसके इसका मतलब है उसकी जो भी पेमेंट करनी होगी, जो भी प्रीमियम देना पड़ेगा, जो भी कॉस्ट उसकी आएगी, वो सारी बोरवर बेयर कर रहा है. अब उस इंश्योरेंस के अंदर अगर ये मॉर्गेज क्लोज ना डाली जाए, तो अगर कोई एसेट को नुकसान पहुंचा, आग लग गई या कुछ भी हो गया, तो उसका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी बोरोवर को देगी, क्योंकि वो इंश्योरेंस उसने करवाई थी. लेकिन जब उसमें बैंक मॉर्गेज क्लोज ऐड कर दी जाएगी, इसका मतलब ये है कि ये जो एसेट है ये बैंक के पास सिक्योरिटी के तौर पे पड़ा है. अब अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आग लगती है या कोई नुकसान होता है, तो उसकी जो पेमेंट है वो बैंक को की जाएगी. सो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द पॉलिसी शुड इनकॉर्पोरेट द बैंक मॉर्गेज क्लोज. और फिर ऑब्वियसली हर इंश्योरेंस की एक्सपायरी होती है. कोई इंश्योरेंस 1 साल की है, 5 साल के लिए है, 10 साल के लिए है, 4 साल के लिए. सो वो जो भी इंश्योरेंस की एक्सपायरी है, इट शुड बी इन रिकॉर्ड, सो दैट कि अगर क्रेडिट फैसिलिटी चल रही है और इंश्योरेंस एक्सपायर हो गई है, तो उसको दोबारा से इंश्योर करवा दिया जाए, उसको एक्सटेंड करवा दिया जाए. इसी पॉइंट की सब पॉइंट्स हैं. द प्लेस ऑफ स्टोरेज एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड शुड बी करेक्टली स्टेटेड इन द इंश्योरेंस पॉलिसी. सो ये सिंपल सी बात है. Any restrictive clause of the insurance policy should be complied with, such as no hazardous goods stored in non-hazardous goods. ये भी सिंपल है. hazardous goods का मतलब ये है कि जिनको आग लग जाती है, या जो केमिकल्स टाइप चीजें होती हैं, या जो जो नुकसान पहुंचा सकती हैं. तो इंश्योरेंस जब भी कोई कंपनी करती है, तो उसमें डिटेल्स गिवन होती हैं कि यहाँ पे ये सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाने चाहिए. अब सिंपल अगर आप इसकी एग्जांपल है, जब आप कोई बाइक इंश्योर करवाते हैं या कार इंश्योर करवाते हैं, तो उसका पहला जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, दैट इज यू शुड हैव अ लाइसेंस. मतलब अगर आप सारी पेमेंट भी कर रहे हैं, इंश्योरेंस वालों को प्रीमियम भी दे रहे हैं, और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो जब आप क्लेम करने जाएंगे तो उसका क्लेम एक्सेप्ट ही नहीं होगा, बिकॉज लाइसेंस वॉज द फर्स्ट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट. इसी तरह जब इंश्योरेंस करवाई जाती है, तो इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ बेसिक चीजें लिखी जाती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल के प्रेमिसेस में फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद होने चाहिए, वहां पे ये चीजें स्टोर की जा सकती हैं, इस किस्म की चीजें स्टोर नहीं की जा सकती. अगर कोई केमिकल है तो उसके लिए ये प्रिकॉशन यूज होनी चाहिए. सो ये सारी चीजें अगर मौजूद होंगी तो ही इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी. ठीक है. सो ये सारी चीजें यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जब कोई इंश्योरेंस करवाई जा रही है, तो उसकी क्लोजेस को पढ़ लिया जाए, और जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको कंप्लाई किया जाए, ताकि एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस क्लेम इंश्योरेंस कंपनी उसको इनकार ना कर सके. फिर जो भी इंश्योरेंस की जो जिस चीज की इंश्योरेंस करवाई जा रही है, दो तरीकों की इंश्योरेंस करवाई जा सकती है. एक सिर्फ उतनी इंश्योरेंस जितने का लोन लिया गया, और एक पूरे स्टॉक की इंश्योरेंस. फॉर एग्जांपल, स्टॉक पड़ा हुआ है गोडाउन में 10 मिलियन का, और बैंक से लोन लिया जा रहा है सिर्फ 5 मिलियन का. तो बोरोवर जो है वो इंश्योरेंस नहीं करवाना चाहता पूरी 10 मिलियन की. वो कहता है जितना बैंक का लोन था, बैंक की रिक्वायरमेंट है ना इंश्योरेंस करवाना. सो बैंक, आपका लोन अगर लेट से सिर्फ 5 मिलियन है, तो बोरोवर कहता है हम पूरी 10 मिलियन की क्यों कराएं, ज्यादा प्रीमियम क्यों पे करें जब हमें जरूरत ही नहीं है. सो ऐसी सूरत में बैंक और द लेंडर विल ऑलवेज प्रेफर के पूरे अमाउंट की ही कराई जाए, या पूरे स्टॉक की करवाई जाए, क्योंकि जब आग लगेगी तो बहुत सा स्टॉक खुदा न खास्ता वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, और कंपनी के पास पीछे कुछ भी ऐसी चीज मौजूद नहीं होगी जिसको पे बैक करके बैंक का या लेंडर का लोन वापस किया जाएगा. लेकिन जब पूरी इंश्योरेंस करवाई जाएगी, तो फिर इंश्योरेंस क्लेम ज्यादा मिलेगा, और बैंक उसमें ऑलमोस्ट ज्यादा सेफ होगा. ठीक है. सो द बैंक विल ऑलवेज प्रेफर to have an insurance of the whole goods which is kept in the godown. ठीक है. सो
This is another safety. And lastly, it must be ensured that the premium has been paid and the premium payment receipts are in record. ये वैसे ही है जैसे हाइपोथिकेशन में था कि अगर आप प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं, अगर बोरोवर प्रीमियम पे कर रहा है तो उसके बदले में एक रसीद मिलेगी और वो रसीद ही इस चीज का प्रूफ है कि आपकी इंश्योरेंस जो है वो वैलिड है। अगर प्रीमियम पेमेंट रिसीट नहीं है इसका मतलब इंश्योरेंस कोई जो भी प्रीमियम था जो मंथली पे करना था या क्वार्टरली वो पे नहीं किया गया एंड द रिजल्ट विल बी कि इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम भी नहीं देगी। These were the basic things which is to be seen in hypothecation and pledge of goods। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।